हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल विकवर्स पे। और बहुत टाइम बाद आया हूँ। बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, चैनल ऑलमोस्ट डेड हो चुका था। उसके बीच में मैं चैनल को ज़िंदा रखने के लिए लूसीफर का वीडियो लाया था। और लूसीफर का वीडियो लाने से के साथ ही मुझे समझ में आया कि लूसीफर जैसे मिसअंडरस्टूड क्रीचर है, एक मिसअंडरस्टूड एंटिटी है, वैसे ही कई ऐसे एंटिटीज़ हैं जिसको सोसाइटी ने ख़त्म करने की कोशिश की है। सोसाइटी ने ही उन्हें बनाया और सोसाइटी ने उन्हें मिटाने की कोशिश करी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि सोसाइटी का पूरा चेहरा, सोसाइटी को पूरा बदलने की काबिलियत रखते थे। कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें जो है रिसर्च बेस्ड रहे, आपके सामने सारी चीज़ें जो लिखी हुई है, डॉक्यूमेंटेड है, फैक्चुअल है, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूँ, ना कि वर्ड ऑफ माउथ, मतलब सिर्फ लोगों के मुंह से बोले हुई कहानियां ना आपके सामने लेकर आऊं, बल्कि जो कि एक्चुअल डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं वो आपके सामने लाने की कोशिश करूं। तो आज के वीडियो में मैं लाया हूं एक ऐसे ही मिसअंडरस्टूड स्ट्रॉन्ग वुमन, जो कि कहा जाता है कि वो क्रिश्चियनिटी में सबसे फर्स्ट वुमन थी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उनका नाम ऐसे मिलता है कि वो दुनिया की पहली औरत थी। हिंदू माइथोलॉजी से हट के बात करूंगा मैं, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है और वेस्टर्न कंट्रीज से रिलेटेड है, तो वहाँ पे ज़्यादा होता है, वहाँ पे माना जाता है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में तो यही माना जाता है कि एडम और ईव से शुरुआत हुई थी दुनिया की। एंड ईव से पहले परमेश्वर ने, जो गॉड फादर है, परमेश्वर है, उन्होंने जब एडम को बनाया था मिट्टी से, तो उनके साथ ही मिट्टी लेकर ही लिलित को भी बनाया हुआ था। लिलित को एडम की फर्स्ट वाइफ के रूप में जाना जाता है। वो भी क्रिश्चियनिटी में कहीं पे मेंशन नहीं है, बाइबल में सिर्फ एक जगह मेंशन है, बुक ऑफ इसाया के चैप्टर 34 वर्स 14 में, और वो भी डायरेक्टली मेंशन नहीं है। ये वर्स डिस्क्राइब करता है एडम के डिस्ट्रक्शन को। एक वेस्ट लैंड सीन है जहां पे डिफरेंट क्रीचर्स हॉन्ट करते हैं। हिब्रू के ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा गया है, जो कि किंग जेम्स की बाइबल में किंग जेम्स ने ट्रांसलेट किया था हिब्रू टू इंग्लिश में। एंड देयर शॉल बी द वाइल्ड कैट्स मीट विद द जैकल्स एंड देयर शॉल द लिलिथ रिपोज। डायरेक्टली कुछ नहीं लिखा हुआ है हिब्रू बाइबल में भी, लेकिन लिलिथ वर्ड क्लियरली दिया हुआ है। और किंग जेम्स बाइबल में अगर इसको ट्रांसलेट किया है, जब किंग जेम्स बाइबल में इसको हार्डली हिब्रू टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया, तो लिलिथ वर्ड को एक स्क्रीच आउल या नाइट क्रिएचर के रूप में उसे दिखाया गया है, ना कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के नाम से। यही वो टाइम था जब डेलिब्रेटली लिलिथ का नाम क्रिश्चियनिटी से, बाइबल से और सोसाइटी से मिटाने की कोशिश की गई थी। बहुत लोग समझते हैं कि लिलिथ का नाम सबसे पहले जूइश माइथोलॉजी से आया है, लेकिन रियलिटी ये है कि लिलिथ का नाम सबसे पहले सुमेरियन टेक्स्ट में मिलता था। अराउंड 2000 BCE में एक सुमेरियन टेक्स्ट है जिसमें एक क्रीचर का नाम लिया गया, कीसिकिल लिल्लाके। और अगर कीसिकिल लिल्लाके को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो उसका ट्रांसलेशन निकल के आता था द मेडन ऑफ द एयर या विंड स्पिरिट। एक सुमेरियन पोएम है, इनाना एंड द हुलुपुट ट्री। ये गिलगमिश एपिक से भी बहुत ज्यादा पुराना है। उस पोएम में एक ट्री है जिसके अंदर एक डार्क स्पिरिट है, और इनाना गिलगमिश से उस ट्री को खत्म करके उस स्पिरिट को भगाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। पर स्कॉलर्स आज भी डिबेट करते हैं कि जब इनाना एंड द हुलुपुट ट्री पोएम में जो ये डार्क एंटिटी का जिक्र किया गया था वो लिलिथ है या नहीं है, क्योंकि जब बाइबल में लिलिथ का नाम आया तो ये सेम रिलेट करता था, अंधेरा, एक डार्क स्पिरिट और एक स्ट्रॉन्ग वुमेन। डार्कनेस में रहने वाली एक डिसओबीडिएंट फीमेल स्पिरिट जो कि मेसोपोटामिया में बॉर्न हुई थी, ना कि जीविश माइथोलॉजी में, जैसा कि आज तक लोगों को लगता रहा है कि लिलिथ का नाम सबसे पहले
जीविश माइथोलॉजी से ही आया है, लेकिन लिलित का नाम उससे पहले भी आ चुका था और वेल स्टैब्लिश था एज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। लेकिन सोसाइटी ने, थियोलॉजिस्ट ने और स्ट्रॉन्ग पर्सन्स ने, पावरफुल लोगों ने उसका नाम मिटाने की कोशिश करी कि कोई भी नहीं जानता था। सबको यही लगता था कि अगर इनका नाम आ गया लोगों के सामने, अगर लोगों ने लिलित को समझ लिया तो सोसाइटी का पूरा फेस बदल सकता है। एक चैप्टर आता है, एक बुक है एक्चुअली, द अल्फाबेट ऑफ बेन सीरा। ये एग्जैक्टली वही बुक है, द अल्फाबेट ऑफ बेन सीरा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 700 to 1000 CE में आफ्टर क्राइस्ट डेथ लिखी गई थी। यानी कि अभी से 1000 साल पहले मान लो, ठीक है। अगर 1000 CE बोले तो 1000 ईयर्स पहले, अभी 2000 चल रहा है, ठीक है, 2026 हो गया, तो 1000 साल पहले, 1000 से 1300 साल पहले ये लिखा गया था। मिडिवल एजेस चल रहा था, डार्क एजेस था। सबको पता है कि मिडिवल एजेस क्या होता है, और किसी को नहीं पता है तो इससे समझ सकते हैं कि जैसे जो एरा बताया गया, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया है, और अभी हाउस ऑफ ड्रैगन चल रहा है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स चल रहा है, इस टाइप का जो मिडिवल एजेस था, तो इस टाइम में ये बुक लिखी गई थी। और ये वहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉर्स वगैरह होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, स्कॉलर्स लिख रहे थे चीज़ें अपने मन से कुछ देख के। तो उस टाइम पे अल्फाबेट ऑफ बेन सीरा को लिखा गया, और उसमें अल्फाबेट ऑफ बेन सीरा में ये कहानी आई थी कि एडम और लिलित को सेम मिट्टी से गॉड ने बनाया, और उन दोनों को इक्वली ही गार्डन ऑफ ईडन में रखा गया। वो दोनों को एक दूसरे के साथ दुनिया आगे बढ़ाने के लिए रखा गया था। एडम और ईव जैसे बाद में हम पूरी लोगों को पता है, पूरी दुनिया को पता है एडम और ईव के बारे में, लेकिन बेन सीरा में ईव से पहले लिलित को बताया गया था, और लिलित और एडम को सेम मिट्टी से ही बनाया गया था। यहाँ पे बताया गया है एक आर्गुमेंट एडम और लिलित के बीच में। ये आर्गुमेंट होता है एक सेक्सुअल पोजीशन को लेके, जिसमें एडम लिलित को नीचे अपने बीनीथ लेटने के लिए बोलता है, लेकिन लिलित बोलती है कि मैं एक रिस्पेक्टेबल वुमेन हूँ, अगर हम एक ही मिट्टी से बने, हम एक जैसे हैं और एक ही रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, तो मैं नीचे क्यों लेटूं, आप लेटो। तो इसमें आर्गुमेंट बढ़ा। एडम ने सुपीरियरिटी दिखाते हुए अपने आप को ज़्यादा बड़ा बताने की कोशिश करी। लिलित को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, उन्होंने इस डिसरिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करने से मना किया, और जब एडम नहीं माना तो लिलित ने गार्डन ऑफ ईडन को छोड़ के जाने का फैसला लिया। खुद चल के गए, खुद अपनी मर्जी से गए, सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए गए, क्योंकि वो जब उन्होंने बोला कि जब गॉड ने एक ही मिट्टी से दोनों को बनाया तो मैं नीचे क्यों लेटूं, और मैं इनसे कम कैसे हूं एडम से। तो यही सेल्फ रिस्पेक्ट थी लिलित की, और इसी कारण रिस्पेक्ट एडम के साइड से नहीं मिली, तो उन्होंने गार्डन ऑफ ईडन छोड़ने का फैसला लिया, और वो खुद वहां से चल के चले गए। अल्फाबेट ऑफ बेन सीरा के अकॉर्डिंग जब लिलित ने गार्डन ऑफ ईडन को छोड़ा, और जब वो गार्डन ऑफ ईडन से गए बाहर, तब गॉड ने 3 एंजल्स को, आर्क एंजल्स को उन्हें वापस लाने के लिए भेजा। उन तीनों एंजल्स के नाम थे सीनॉय, सेंसेनॉय एंड सीमन गलफ। जब ये तीनों एंजल्स रेड सी के पास लिलित के पास गए, तो उन्होंने डायरेक्ट जाके वार्निंग दी, ना कि रिक्वेस्ट करी लिलित से। उन्होंने लिलित को वार्निंग दी कि अगर आप गार्डन ऑफ ईडन में वापस नहीं आते हो और भगवान का कहना नहीं मानोगे, और जैसा करने के लिए आपको कहा जाता है वैसा नहीं करोगे, तो आपको सजा दी जाएगी, और सजा के तौर पे जितने बच्चे वो पैदा करेंगे उन्हें मार दिया जाएगा। तो इस वार्निंग पे लिलित का ये रिस्पॉन्स था कि यही चीज के लिए उन्हें बनाया गया है कि जब भी वो कोई बच्चा पैदा करेगी तो उन्हें भगवान की तरफ से मारा जाएगा। इसलिए इस डिसरिस्पेक्ट को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और आने से टोटली मना कर दिया। और इस रिस्पॉन्स से माइथोलॉजी में लिलित को एक चिल्ड्रन किलर डीमन के रूप में भी शो किया गया है कि ये एक ऐसी लेडी डीमन है, फीमेल डीमन है, फीमेल एविल स्पिरिट है,
जो बच्चों को मार देती है। इस रिस्पॉन्स के कारण ये छवि उनकी बनाई है। अब आप ही सोचिए, जो लेडी अपनी रिस्पेक्ट के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार है, अपने बच्चे तक को सेक्रीफाइस कर दिया है, क्या वो इविल हो सकती है या सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट के लिए ही बातें, या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट के लिए जीना चाहती थी? तो उसने सिर्फ रिस्पेक्ट मांगी थी और कुछ भी नहीं। तो वो इविल कैसे, क्यों उन्हें इविल बनाया गया? सोसाइटी, ऑब्वियसली पावरफुल लोग, यही देखने मिलता है हमें। एक कॉन्सेप्ट है जो टालमुडिक पीरियड में लिलिथ के नाम से जुड़ गया था। इस कॉन्सेप्ट का नाम था सक्यूबस। सक्यूबस नाम की मूवी भी आई है। इस कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो आप सक्यूबस मूवी देख सकते हो, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जिसने अभी तक यहाँ पे वीडियो देखा उसको पता होगा, जो हॉरर फैंस होंगे उनको पता होगा। तो सक्यूबस एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो कि एक फीमेल स्पिरिट है जो मेल्स को, आदमियों को सिडेट करती है, सिड्यूस करती है, उनके साथ सेक्स करती है और फिर उन्हें मार देती है और उनसे बच्चे पैदा करती है। मतलब बच्चे पैदा करती है, प्रेग्नेंट होती है, देन मार देती है। ये कॉन्सेप्ट है सक्यूबस, जो कि लिलिथ से जुड़ गया था, अनफॉर्चुनेटली जोड़ा गया था। और फिर इस कॉन्सेप्ट के बाद शुरू हुई एक ट्रेडिशन जहां पे प्रेग्नेंट औरतों के घर के बाहर 3 तावीज बना के लगाए जाते थे ताकि वो लिलिथ से बच सके। और ये तावीज थे वो 3 आर्कएंजल्स के नाम या उनके फेस, जो कि थे सिनॉय, सेंसेनॉय और सेमनगेलेफ। ये तीनों आर्कएंजल्स के फोटोज कह दो, तावीज बोल दो, उनके रूप में एक प्रेग्नेंट वुमेन के दरवाजे पे लगाए जाते थे ताकि लिलिथ इन प्रेग्नेंट वुमेन से दूर रहे। और आर्कियोलॉजिकली ये तावीज लोगों को मिले हैं और आज भी एग्जिस्ट करते हैं, म्यूजियम में रखे हुए हैं। इन आर्कएंजल्स के नाम के या फेस के तावीज बनाए हुए जो कि लिलिथ से प्रोटेक्शन देते थे लोगों को 500 CE में। मिडिल एजेस में लिलिथ का कॉन्सेप्ट यूरोप में बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ था और उसका डायरेक्ट कनेक्शन था विच ट्रायल से। मिडिवल टाइम में चर्च और लिटरेचर में ये मेंशन किया गया है और चर्च ने ये मेंशन किया कि जो विचेस थी वो लिलिथ की बेटियां थी। जो भी इंडिपेंडेंट वुमेन थी जो कि नॉलेज पॉजेस करके रखती थी, मतलब जिनके पास भी नॉलेज था, या तो वो हर्ब्स का हो गया है, ये लिटरेचर का हो गया है, स्टडी का हो गया है, या एस्ट्रोनॉमी का, किसी भी तरह का अगर नॉलेज किसी लेडी के पास है तो उन्हें विच बता दिया जाता था, क्योंकि ये पैट्रियार्ची को पसंद नहीं आता था। और पैट्रियार्कल सोसाइटी कभी भी एक स्ट्रांग वुमेन को ऊपर नहीं आने दे सकती थी और अपने से सुपेरियर साबित नहीं होने दे सकती थी। वो ये हमेशा ईगो पे आते थे कि किसी लेडी को उनसे ज्यादा नॉलेज क्यों हो रहा है, तो उन्हें विचेस बता दिया जाता था और विच बता के, लिलिथ की डॉटर्स बता के उन्हें विच ट्रायल्स पे रखा जाता था, जहाँ पे लेडीज को जला दिया जाता था या फिर पत्थर उसे बांध के पत्थरों से मारा जाता था। ये हम सभी ने ऑलमोस्ट, बहुत कम लोगों ने देखा होगा, मुझे नहीं पता मेरा ऑडियंस कैसे है, लेकिन जो भी हॉरर देखते हैं या जिन्होंने मिडिवल एजेस वाली चीजें पता है तो उन्हें ये चीज पता होगा कि विच ट्रायल्स कैसे होते थे। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे चर्च, लिटरेचर और स्ट्रॉन्ग पैट्रियार्कल सोसाइटी ने लेके आया था। लेकिन सोचो एक सेकंड, ये कितना स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर को उठा के, एक माइथोलॉजिकल एंटिटी को उठा के लोगों ने विच ट्रायल्स रखना चालू कर दिया, लोगों को सजा देनी चालू कर दी, उनसे कनेक्ट करके, और वो भी डिमोनाइजेशन करके। और इसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन को कंट्रोल किया गया, सेंचुरीज बाय सेंचुरीज आज तक कंट्रोल किया जा रहा है। ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है चीजें, हम बहुत अच्छे से हमें दिखाई भी दे रही है कि कैसे पैट्रियार्की ने कैसे कंट्रोल किया है उन्हें डिमोनाइज करके, एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन को। लेकिन बहुत सारी आजकल फेक फेमिनिस्ट भी है, उन लोगों को नहीं गिनूंगा मैं, मगर एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, मैं जानता हूँ बहुत सारी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन को जिन्हें कंट्रोल किया जाता है, जिन्हें डिमोनाइजेशन किया जाता है और बुरा बना दिया जाता है। लेकिन जो बुरे हैं उन्हें सपोर्ट किया जाता है।
क्योंकि वो गंदगी तो फैला ही रही है और पैट्रियार्की को क्या चाहिए, गंदगी तो फैल रही है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे दोस्तों, यहीं पे हम लोग एक क्वेश्चन के साथ करते हैं। क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सेंचुरीज से चला आ रहा है। उस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट करते हुए अपनी वीडियो ख़त्म करूँगा। मेरे वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, आई नो, और थोड़ी बहुत चीज़ें रहती, जितने फैक्ट्स मैंने इकट्ठा किए थे सारी चीज़ें हैं जो मैंने किए थे वो मैंने तो यहाँ पे बता दिए। लेकिन एक चीज़ बताते हैं, एक कॉन्सेप्ट रहा है, द डिमोनाइजेशन ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। अगर आप माइथोलॉजी को स्टडी करते हो, कोई सी भी माइथोलॉजी को आप स्टडी करोगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा देखने मिलेगा, और वो क्या है। इस वीडियो में लिलिथ का नाम ले लिया है, लेकिन क्योंकि लिलिथ पे फोकस है, और लिलिथ यहाँ पे अकेली नहीं थी जिन्हें डिमोनाइजेशन किया गया हो, जिन्हें बुरा बताया गया हो, फियरफुल बताया गया हो, डर पैदा किया गया हो लोगों के रूप दिलों में, है ना। जैसे कि अगर मैं दूसरे किसी की बात करूं तो आप एक पैटर्न देखोगे। इनाना एक सुमेरियन गॉडेस ऑफ वॉर एंड सेक्सुअलिटी, ठीक है। उसके बाद वो कन्वर्ट हुई स्टार में, एंड देन उसे भी डिमोनाइज्ड किया गया वेस्टर्न कल्चर में। उसके बाद आती है हेकाते, एक ग्रीक गॉडेस ऑफ क्रॉसरोड एंड मैजिक, ठीक है। पहले प्रोसिक्यूटर थी, फिर उसे विच बना दिया गया, विच बता दिया गया, सॉरी बना क्या दिया गया, उसे विच बता दिया गया क्योंकि वो मैजिक से रिलेटेड था, तो मैजिक तो विच होगा। अगर हम हिंदू माइथोलॉजी में देखें तो काली गॉडेस, काली जो काली माता है वो एक कंप्लीट डिवाइन मदर है, लेकिन उन्हें एक फियरफुल देवी के रूप में दिखाया जाता है हमेशा कि इनसे डरो। लेकिन रियलिटी अगर आप माइथोलॉजी अगर स्टडी करते हो ना, वाकई में अगर किसी को पता है, अगर कोई हिंदू देख भी रहा होगा और वो बोलता है कि नहीं नहीं तूने गलत बोला है, तो मैं बोलूँगा कि भाई पहले माइथोलॉजी उठाओ, देखो कि काली माता ना गुस्सा जरूर करती थी, उनका गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता था, लेकिन वो इंसानों और अच्छे लोगों के साथ हमेशा पिघल के रहती थी। अगर आज भी आप उनकी पूजा करोगे ना तो आप उनका ब्लेसिंग्स ही पाओगे। वो फियरफुल नहीं है, वो एक माँ है, और जितनी भी फेमिनाइन एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन से, वो सारी माँ ही रही है। कभी भी स्टडी करके देखना, पढ़ना पड़ता है उसके लिए, दिमाग चाहिए रहता है, ठीक है। जिसको बुरी लगी मेरी बात, दिमाग होगा तो वो उसको बुरा नहीं लगेगा, जो समझ के चलता है चीज़ों। बस मेरे वीडियो में इतना ही बताना चाह रहा था कि कैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी ने कैसे एक डिवाइन फेमिनाइन को, एक सही स्ट्रॉन्ग वुमेन को हमेशा ही गलत साबित किया है, कैसे उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करी और कैसे उन्हें डिमोनाइज किया गया है, बुरा ही बनाया गया है। जो अपने लिए रिस्पेक्ट के लिए और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमेशा खड़ी रहती है, जिन्होंने सोसाइटी में कुछ गलत नहीं किया, कोई गंदगी नहीं करी है, लेकिन पैट्रियार्कल सोसाइटी ने, पैट्रियार्की ने हमेशा गंदगी को ही साथ दिया है। मैं पैट्रियार्की के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक प्रोपेगेंडा बेस्ड और गंदे पैट्रियार्की के अगेंस्ट में हमेशा रहूंगा। मेरे वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। गाली देना है तो बक सकते हो, आई डोंट केयर। मैं गाली से अगर फर्क पड़ रहा होता तो फिर मैं कंटेंट नहीं बनाता, ठीक है। तो जिनको भी मेरे वीडियो अच्छे लगते हो, यहाँ तक के देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपका शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत बहुत थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।